हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 यूनिवर्सल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है गैर लाभकारी संगठनों या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, यानी अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करेंगे वन शॉट में पूरा चैप्टर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है जरा गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट साधारणतः क्या इंडिकेट करता है, सामान्यतया क्या दिखाता है? नेट प्रॉफिट या लॉस दिखाता है, या बैंक बैलेंस दिखाता है, या कैपिटल फंड दिखाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्यों नन ऑफ दिस होगा सर? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या तो सरप्लस निकल के आता है या तो डेफिसिट निकल के आता है। अगर इनकम ज्यादा हुआ तो सरप्लस निकल के आएगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ तो डेफिसिट निकल के आएगा। तो या तो सरप्लस आंसर देना चाहिए था, सरप्लस या डेफिसिट, तो आंसर हम लोग टिक करते हैं। वो ऑप्शन ही कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, कैसा स्टेटमेंट है? क्या एसेट का स्टेटमेंट है, या लायबिलिटी का स्टेटमेंट है, या एसेट्स एंड लायबिलिटीज का होता है स्टेटमेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो स्टेटमेंट होता है। किसका स्टेटमेंट होता है? तो नन ऑफ दिस यहां भी आंसर हो जाएगा। क्यों सर नन ऑफ दिस क्यों होगा? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स को दिखाया जाता है, और यहां पर कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट लिखा ही नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लाइफ मेंबरशिप फी इज। लाइफ मेंबरशिप फी है, क्या है सर? लाइफ मेंबरशिप फी लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेज है, या अर्नड बैलेंसेज है? तो आंसर हो जाएगा लाइफ मेंबरशिप फी एक लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है सर? क्योंकि लाइफ मेंबरशिप यानी कि पूरे जीवन काल के लिए मिल रहा है, और पूरे जीवन काल के लिए मिल रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या समझेंगे सर? कैपिटल रिसिप्ट समझेंगे, और कैपिटल रिसिप्ट हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सेल ऑफ ग्रास बाय स्पोर्ट्स क्लब। सेल ऑफ ग्रास बाय स्पोर्ट्स क्लब इज, बताइए अगर स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा घास बेचा जा रहा है तो वो क्या कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, या एसेट कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाएगा सर? तो देखिए स्पोर्ट्स क्लब है तो ग्राउंड होगा तो घास हमेशा पैदा होगा तो हमेशा काटा जाएगा, हमेशा बेचा जाएगा, तो ये काम हमेशा होने वाला है, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज। अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कि स्कूल के द्वारा एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो कौन सा रिसिप्ट कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, एसेट कहलाएगा, या अर्नड इनकम कहलाएगा? ये चारों में से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होना चाहिए सर? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एनुअल फंक्शन के लिए, जो कि साल में एक ही बार होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एग्जामिनेशन में भी हाल ही में लगातार 21 में और 2022 में दोनों साल पूछा हुआ है, देखिए क्या कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, बैंक के द्वारा, क्लब के द्वारा, या कंपनी के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा क्लब के द्वारा। क्यों सर? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, और पार्टनरशिप, बैंक और कंपनी ये बिजनेस है, एनपीओ नहीं है। क्लब ही सिर्फ और सिर्फ एनपीओ के कैटेगरी में आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा है लाइफ मेंबरशिप फी आर रिकॉर्डेड इन। लाइफ मेंबरशिप फी कहां रिकॉर्ड होगा? तो सर लाइफ मेंबरशिप फी जो है ना वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है। क्या है? कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है। देखिए ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में लगभग हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इत्मीनान से और ध्यान से आपको देखना और समझना है। तो लाइफ मेंबरशिप फी आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, या फिर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड होगा, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, या बोथ ए एंड बी दोनों में रिकॉर्ड होगा। किस में रिकॉर्ड होगा सर? तो आपको बता दें कि लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, क्योंकि कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है इसलिए लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट भी रिकॉर्ड होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसमें लिखा है बोथ ए एंड बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शोन इन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कहां दिखाया जाएगा? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया, देखिए सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए रिसिप्ट होता है, और रिसिप्ट यानी इनकम होता है, और इनकम आउटस्टैंडिंग हो गया तो उसको अक्रूड इनकम यानी एसेट कहा जाता है, और एसेट कहा जाएगा तो कहां लिखा जाएगा? एसेट साइड में लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, बताइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, या कैश स्टेटमेंट है, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? तो आंसर हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है सर? तो एक कैश स्टेटमेंट है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि कैश का रिसिप्ट और कैश का पेमेंट ये बताता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैश स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है क्लब के द्वारा क्रिकेट मैच के लिए, तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, यानी उसको क्या माना जाएगा? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है तो रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट को, या एसेट माना जाएगा, या अर्न इनकम माना जाएगा, या कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा? क्या माना जाएगा सर? तो आंसर हो जाएगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है क्रिकेट मैच के द्वारा तो उसको माना जाएगा, बोलिए क्या माना जाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है बाय अ क्लब फॉर क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच के लिए एक क्लब के द्वारा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है तो उसको क्या माना जाएगा सर? तो आंसर हो जाएगा सर, यहां आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, रिवेन्यू रिसिप्ट। देखिए यहां कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सब्सक्रिप्शन को हम कैपिटल रिसिप्ट माने या रिवेन्यू रिसिप्ट माने। तो साधारण तौर पे सब्सक्रिप्शन एक रिवेन्यू नेचर का आइटम होता है, क्योंकि ये हमेशा रिसीव होते रहता है, हमेशा मिलते रहता है। ठीक है सर, तो इसलिए रिवेन्यू रिसिप्ट आंसर मारेंगे। बट यहाँ पर कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं कि फॉर क्रिकेट मैच हो रहा है तो क्या ये क्रिकेट मैच हमेशा? जी हाँ, तो क्लब अगर है तो क्रिकेट मैच, अब क्लब किस तरह का है, क्या स्पोर्ट्स क्लब है या किस तरह का क्लब है? जनरली स्पोर्ट्स क्लब अगर हम मानते हैं तो स्पोर्ट्स क्लब हमेशा मैच खिलाते रहती है, और इसलिए सब्सक्रिप्शन उसको हमेशा मिलते रहेगा, तो रिवेन्यू नेचर में जाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट मारिए, आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 एग्जाम में आया हुआ है बिहार बोर्ड में। तो कहता है कि एनपीओ प्रिपेयर करते हैं यानी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, बताइए एनपीओ में अगर एक्सेस हो जाए इनकम किससे? एक्सपेंडिचर से, तो उसको क्या कहेंगे? तो इनकम ज्यादा होगा तो आंसर निकल के आएगा सरप्लस। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में अभी क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाता है? लॉस कहा जाता है, प्रॉफिट कहा जाता है, डेफिसिट कहा जाता है, या सरप्लस कहा जाता है? तो एनपीओ में अगर एक्सेस हो जाए, क्या एक्सेस हो जाए? एक्सपेंडिचर इनकम से, ओवर इनकम यानी इनकम से, अगर खर्चा ज्यादा हो जाए इनकम से तो उसको क्या कहेंगे? डेफिसिट कहेंगे। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 14 डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस, अगर बताइए स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव हो रहा है तो ये शुड बी रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, या शुड बी शोन इन द एसेट साइड, या नन ऑफ दिस? तो सर डोनेशन रिसीव हुआ है स्पेशल पर्पस से तो इसको स्पेसिफिक डोनेशन कहा जाएगा, और स्पेसिफिक डोनेशन को हम लोग क्या करते हैं सर? स्पेसिफिक डोनेशन को स्पेशल पर्पस के लिए जो रिसीव हुआ है उसको अलग सेपरेट अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करते हैं, और फिर उसको बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दिए गए आइटम में से कौन सा आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी बाकी है? जी नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश टू कैश ट्रांजैक्शंस को दिखाए जाते हैं, मतलब कैश कितना रिसिप्ट हुआ और कैश कितना पेमेंट हुआ, उधार बाकी वाले को नहीं लिखा जाता है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन ये भी नॉन कैश आइटम है, नहीं लिखा जाएगा, नॉन कैश आइटम को नहीं लिखा जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी, और चौथा कहता है अक्रूड सब्सक्रिप्शन। अक्रूड का भी मतलब हुआ कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि ड्यू तो हो गया है बट मिला नहीं है, इसलिए अक्रूड भी नहीं आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ लाइफ मेंबरशिप फी ही आंसर में आएगा।
अगला कहता है कैपिटल फंड इज इक्वल टू, कैपिटल फंड बराबर क्या होता है? तो जैसा कि आपको बता दें, आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एनपीओ में इसी कैपिटल को कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। किस फंड, किससे नाम से जाना जाता है? कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। तो सर सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल फंड। तो यहाँ पूछा है कैपिटल फंड बराबर, तो आंसर हो जाएगा। अगर कैपिटल फंड पूछा जाए कि कैपिटल फंड बराबर क्या होगा, तो इसी फॉर्मूला को यूज कर लीजिए। कैपिटल फंड बराबर हो जाएगा एसेट माइनस लायबिलिटी। देख लीजिए कहां दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज एन। बताइए कि अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है करंट ईयर में, तो उसको क्या कहा जाएगा? इनकम कहा जाएगा, एसेट कहा जाएगा, लायबिलिटी कहा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, सर सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ है तो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक इनकम होता है और वो अगर एडवांस में रिसीव हो गया है तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहा जाएगा। और कोई भी आइटम इनकम जो अगर रिसीव हो गया है एडवांस में, तो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट ट्रांजेक्शन इन बताइए ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न यानी एनपीओ में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं? कैश में होते हैं, क्रेडिट में होते हैं, या फिर कैश एंड क्रेडिट दोनों में होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा कि एनपीओ में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है? ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ऑप्शन नंबर बी कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ऑप्शन नंबर सी ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा सर आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड क्या करता है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बता दें कि कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करता है। एक मिनट जरा ऑप्शंस को फिर से गौर से देख लेंगे। हमने कहा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करता है, कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करता है। ये ऑप्शन कहां दिया है? ऑल कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट। कैश वाले को तो रिकॉर्ड करता ही है। ऑल कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सेम ही दे दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए और बी तो सेम ही लग रहा है, बिल्कुल सेम ऑप्शन दिया है। अच्छा यहाँ हिंदी में उधार कर दिया है, यहाँ इंग्लिश में कैश ही रखा है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। ये ऑप्शंस अजीब तरीके का दिया हुआ है कि इंग्लिश में यहाँ पर कैश के जगह पर क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। ऑल क्रेडिट्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कहता है ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, यानी कैश और क्रेडिट सभी तरह के रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन को भी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी दोनों को ही रिकॉर्ड करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन एक हो सकता है ऑप्शन नंबर डी सही होने का, कुछ लोग आंसर नंबर डी भी मार सकते हैं आंसर। ठीक क्यों सर? उसके पीछे लॉजिक ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट केवल करंट ईयर वाले आइटम को लिखता है, करंट ईयर वाले आइटम को लिखता है, जितने भी कैश रिसिप्ट्स या क्रेडिट रिसिप्ट्स या पेमेंट्स होते हैं सबको। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है क्वेश्चन में। क्या कॉन्फ्लिक्ट है जरा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा है ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, सभी तरह के कैश रिसिप्ट्स और क्रेडिट रिसिप्ट्स या पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि सर सभी तरह के थोड़ी रिकॉर्ड करता है, केवल रिवेन्यू नेचर का आइटम को रिप्रेजेंट करता है या लिखता है, रिकॉर्ड करता है, और कैपिटल नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है अगर कैपिटल नेचर का हो रिसिप्ट हो तो नहीं रिकॉर्ड करेगा, कैपिटल नेचर का पेमेंट हो तो नहीं रिकॉर्ड करेगा, प्रीवियस ईयर का हो तो नहीं रिकॉर्ड करेगा। तो कहने का मतलब कि ऑल कैसे हो सकता है? ऑल कैसे हो सकता है? तो देखिए यहां पर इस लॉजिक के साथ आप ऑप्शन नंबर डी को सही कर सकते हैं। ठीक है सर, तो एक तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, बट एक तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो सर यहां हम क्या करें? तो देखिए जैसे कि अगर क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को यानी उद्देश्य को समझे, क्वेश्चन के उद्देश्य को अगर हम समझे, तो क्वेश्चन में बोला है कि सभी कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि सभी क्रेडिट रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर सी बोला है कि सभी कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पर लॉजिक ये देंगे कि सर बस ये क्वेश्चन का जो उद्देश्य है बस ये पूछना चाहता है कि कैश और क्रेडिट, कैश को केवल रिकॉर्ड करते हैं या केवल क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं या दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। अगर इस उद्देश्य के साथ बनेगा तो ऑप्शन नंबर सी सही मार्क आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसा कि मैंने कहा कि अगर सभी ऑल वर्ड पर अगर फोकस कोई करता है, इसके पहले वाला मैंने लॉजिक दिया कि कैश और क्रेडिट पर अगर फोकस कीजिएगा तो फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बट फिर मैंने कहा कि अगर ऑल वर्ड पर फोकस कीजिएगा तो सर ऑल वर्ड पर अगर फोकस करते हैं तो ऑल में आ जाएगा कैपिटल नेचर भी, जो कि नहीं होता है रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। प्रीवियस ईयर आइटम भी, नेक्स्ट ईयर आइटम भी हो जाएगा ऑल में, तो
वो भी रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है सर, तो अब चॉइस इज योर्स कि सर आप क्या टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर हम कहें तो ऑल पर फोकस करेंगे, और जब ऑल पे फोकस करेंगे तो फिर नॉन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 20, आइए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच सीक्वेंस इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सा सीक्वेंस एकदम करेक्ट है और अप्रोप्रिएट है, यानी सही सही है और उचित है। तो कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बताइए एनपीओ में क्या कैश बुक बनाया जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, एनपीओ में कैश बुक नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया सर। ऑप्शन नंबर बी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जी हाँ पहले ये बनाया जाता है, फिर कैश बुक, नहीं कैश बुक कैसे होता है, कैश बुक होता ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। आइए ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नहीं ये भी गलत हो गया, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। तो दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये हो सकता है कि अब कुछ लोग कहें कि सर पहले कैश बुक, एक्चुअली क्या है कि कैश बुक कैसे ट्रीट कर सकते हैं आप, सिंपल सी बात है कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही हम लोग शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ में, कैश बुक कहाँ से हो सकता है। हालांकि कुछ लोग कह देंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए फिर भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, बट आप लॉजिक सोचिए कि ठीक है कैश बुक बताया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ाया जाता है, तो कि कैश बुक के जैसा ही रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है, बट कैश बुक थोड़ी बनाते तो सीधे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, 21 में लिखा है ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, जो भी कैपिटल नेचर के रिसिप्ट्स होते हैं उनको कहाँ दिखाया जाता है, तो कैपिटल नेचर वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं आता है, बैलेंस शीट में आता है। ठीक है सर, आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा, और चूंकि रिसिप्ट है तो लायबिलिटी माना जाएगा, कैपिटल नेचर का अगर रिसिप्ट है तो लायबिलिटी माना जाएगा, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर आर शोन इन, रेवेन्यू नेचर के आइटम कहाँ जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनपीओ, इनमें से कौन सा एनपीओ नहीं है, कौन सा नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है। पेमेंट टू ऑनरेरियम टू चेयरमैन इज ट्रीटेड एज, बताइए चेयरमैन को ऑनरेरियम का पेमेंट हो रहा है तो इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर सी इनकम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। क्या ट्रीट किया जाएगा सर, क्या ट्रीट किया जाएगा, तो पेमेंट हुआ है ऑनरेरियम चेयरमैन को, तो देखिए पेमेंट हुआ है तो ये एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ये तो तय है। अब एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू है या कैपिटल है, यही दोनों में से कोई होगा, तो अगर रिवेन्यू है या कैपिटल है, अगर यही हो सकता है तो सर बात ऐसी है कि ऑप्शन नंबर डी छट गया, सी छट गया और बी भी छट गया है ना, क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो बचा एक तो क्या, ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ऑनरेरियम पेमेंट करना तो रेवेन्यू नेचर का आइटम है, और रेवेन्यू नेचर जब दिया ही नहीं ऑप्शन में तो क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए टिक करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, और देखिए क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब आर शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट, अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है क्लब के द्वारा तो बताइए बैलेंस शीट में कहां जाएगा। सिंपल सी बात है, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है और अगर एडवांस में रिसीव हो गया है तो उसको हम लोग लायबिलिटी कहेंगे और वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, इनमें से कौन सा इनकम नहीं है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, डोनेशन इनकम है, सेल ऑफ टिकट इनकम है, एंडोमेंट फंड इनकम नहीं, एंडोमेंट फंड इनकम नहीं है जी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल है, क्या शामिल है, रेवेन्यू आइटम्स, कैपिटल आइटम्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा शामिल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल होता है केवल और केवल रेवेन्यू नेचर का आइटम, कैपिटल नेचर का आइटम तो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट ट्रांजेक्शंस इन नॉन ट्रेडिंग
ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न। सर एग्जामिनेशन में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए ध्यान रखें, ठीक है। बार बार ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, विशेष तौर से इस चैप्टर को करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लिखा है मोस्ट ट्रांजेक्शन इन एनपीओ, ये वापस से दोबारा से ये सवाल पूछा, एक बार पहले भी इस चैप्टर में मिल चुका है। एनपीओ में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन किस में होते हैं? कैश में, क्रेडिट में, कैश एंड क्रेडिट बोथ में, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन एनपीओ में कैसे होते हैं? कैश में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनपीओ इज, बताइए, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मेन ऑब्जेक्ट यानी मुख्य उद्देश्य क्या होता है एनपीओ का? प्रॉफिट कमाना? बिल्कुल भी नहीं। सेवा करना सोसाइटी का? बिल्कुल जी हाँ सही। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस? बिल्कुल नहीं। ऑल ऑफ द अबव? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, बोथ ए एंड बी, और आंसर और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। बताइए क्या होना चाहिए? तो सर इसका आंसर हो जाएगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है तो आपको याद होगा कि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता था, इसका अर्थ यह हुआ कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, इंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, कहता है कि इंट्रेंस फी अगर कुछ उसके बारे में विशेष तौर से अलग से नहीं कहा है तो सामान्य तौर पे इंट्रेंस फी को क्या माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर सी लायबिलिटी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। इंट्रेंस फी को सामान्य तौर पे रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है, जब तक कि कैपिटल कहे नहीं तब तक हम लोग कैपिटल उसको नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन वापस से बार बार रिपीट कर रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस में रिसीव हो रहा है तो सर क्या उसको मानेंगे? क्या मानेंगे, क्या कहेंगे? तो सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, अगर एडवांस में रिसीव हो जाता है तो उसको लायबिलिटी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आइटम्स एंटर्ड आर इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आइटम्स इंटर्ड आर, कहता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स को लिखे जाते हैं? कैपिटल आइटम को, रेवेन्यू आइटम को, बोथ ए एंड बी को, या डी नन ऑफ दिस को? किसको लिखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 33 का सी, बोथ ए एंड बी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम दोनों ही आइटम्स को लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेवेन्यू आइटम्स ये क्या? ऑप्शन नंबर ए और बी सेम सेम दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ एक तो क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं लिखा है और ऑप्शन भी अच्छे से नहीं लिखा है। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आइटम्स रिकॉर्डेड आर, ऐसे होना चाहिए था, आइटम्स रिकॉर्डेड आर, आइटम्स रिकॉर्डेड आर, कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू आइटम्स, ऑप्शन नंबर बी ये भी दिया है रेवेन्यू आइटम्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। अब दोनों जब रेवेन्यू लिख दिया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हिंदी में भी आएगा दोनों लिखा है तो फिर हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी ए एंड बी बोथ मार सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, The transaction shown in income and expenditure accounts are, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांजेक्शंस दिखाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू नेचर यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या रेवेन्यू नेचर के आइटम दिखाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी कैपिटल नेचर के, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी एसेट एंड लायबिलिटी। तो आंसर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के आइटम्स दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज, अगर बताइए करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो गया तो उसको क्या कहा जाएगा? इनकम? जी नहीं, सब्सक्रिप्शन पहली बात तो इनकम है, और अगर एडवांस में रिसीव हो गया तो फिर वो लायबिलिटी है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज अकाउंटेड एज, कहता है कि अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल गया है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो अगर कोई डोनेशन, सबसे पहली बात कि डोनेशन एक इनकम होता है, और जब कोई इनकम यानी कि एनपीओ में जब कोई इनकम किसी स्पेशल पर्पस के लिए होता है तो फिर वो क्या बन जाता है सर? वो फिर लायबिलिटी बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ, और क्वेश्चन नंबर 38 कहता है मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन, स्पेसिफिक डोनेशन, लीगेसी और इंट्रेंस फी। आपको बता दें कि मेन सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेन सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन को कहा जाता है। ठीक है सर, क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन, लीगेसी और इंट्रेंस फी कभी कभी मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 39, जी हाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 39। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया, एसेट दे दिया है एंड में इतना था यानी क्लोजिंग एसेट है, एक्सटर्नल लायबिलिटी इतना दे दिया, सरप्लस इतना दे दिया, ओपनिंग कैपिटल फंड पूछ रहा है। ठीक है सर, तो यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं सर? तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन दिया है ओपनिंग कैपिटल फंड से संबंधित। जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, जब आप लोग पढ़ रहे होंगे क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उस समय पर आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा, इस टाइप के ढेर सारे सवाल। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अब इग्नोर करते हैं क्योंकि तेजी से आगे बढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 70 से ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑलरेडी बहुत सारा टाइम लग चुका है, इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं हम लोग और थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में देखेंगे, 40 नंबर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, इसको भी आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 आप लोग कर लेंगे। ठीक है सर, चलिए 41 पे आ जाइए, और 41 भी जो दिया है वो भी न्यूमेरिकल दिया है। आइए 42 पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिया गया तो इसको कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे, या एसेट्स कहेंगे, या प्रॉफिट कहेंगे। ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा गया है तो इसको क्या कहा जाएगा सर? इसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 पर। कहता है इनकम एंड एक्सपेंसेज रिलेटेड टू द प्राइस फंड इज शोन इन। अगर प्राइस फंड से संबंधित कोई इनकम या एक्सपेंस है तो उसको दिखाया जाएगा कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या फिर ऑप्शन नंबर बी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में, या लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, या कैश अकाउंट में। आंसर हो जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। क्यों सर, क्यों लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट हो जाएगा? क्योंकि अगर इनकम और एक्सपेंसेज प्राइस फंड से रिलेटेड होता है, प्राइस फंड से रिलेटेड होता है तो प्राइस फंड का अकाउंटिंग फंड बेस अकाउंटिंग के तहत होता है, और फंड बेस अकाउंटिंग में जो भी बैलेंस निकल के आता है उसको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ठीक है सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में भी आया था और 2022 में भी आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कहता है लाइफ मेंबरशिप फी ऑफ एनपीओ कंसर्न इज। एनपीओ के लिए लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, बोथ या नन ऑफ दिस। तो लाइफ मेंबरशिप फी एनपीओ के लिए कैपिटल रिसिप्ट होता है। लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, लीगेसी को क्या माना जाता है? एसेट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, या नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। पेमेंट टू ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार आता है। अगर ऑनरेरियम का पेमेंट हुआ है सेक्रेटरी को तो इसको क्या ट्रीट किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, स्पेसिफिक डोनेशन इज, स्पेसिफिक डोनेशन क्या है? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, एसेट, या नन ऑफ दिस। तो सर स्पेसिफिक डोनेशन स्पेसिफिक यानी स्पेशल है, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 48, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? कैपिटल नेचर ओनली, रेवेन्यू नेचर ओनली, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, नन ऑफ दिस। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम को रिकॉर्ड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में दो बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 49, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन। बताइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है, नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा एसेट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम होता है बट अगर आउटस्टैंडिंग यानी अक्रूड हो गया तो वो एसेट बन जाता है। इंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एज, इंट्रेंस फी के बारे में जब तक कुछ ना कहा गया हो, कुछ खास ना कहा गया हो, तब तक उसको हम क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, या कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, या लायबिलिटी मानेंगे, या इनमें से कोई नहीं। क्या मानेंगे सर? तो इंट्रेंस फी के बारे में जब तक ना कहा गया हो तब तक उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। जब तक कुछ खास ना कहा गया हो, मतलब जब तक बताया ना गया हो कि ये इंट्रेंस फी कैपिटल नेचर का है या स्पेसिफिक या स्पेशल नेचर का है, तब तक हम उसको रेवेन्यू रिसिप्ट ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 पूरा हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन, जी हाँ, और जल्दी से कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं। एक चैप्टर में, एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म। ऐसे ही पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है कंपनी का ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव कराया जा चुका है। आप सभी यहाँ पे अब एनपीओ का और पार्टनरशिप का भी ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, और एक एक चैप्टर एक एक लेक्चर में हम लोग खत्म करते चलेंगे, और इस तरीके से पूरा 12th का अकाउंटेंसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर कर लेंगे। कोई गेस की जरूरत नहीं है सर, इतना सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है। आप इसको मेरे चैनल पे आकर के चैप्टर वाइज एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव को डील कर लीजिए सर, कोई गेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डील करा दे रहे हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बहुत सारा इसमें से है, क्या ही गेस किया जाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सर, एग्जाम में आ सकता है। इसी में से कोई 100 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 बना देने हैं। सारे क्वेश्चन करते चलिए, आसानी से हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है लाइफ मेंबरशिप फी ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि लाइफ मेंबरशिप फी एनपीओ के लिए क्या है, तो सर लाइफ मेंबरशिप फी है ना, पूरे जीवन काल के लिए है ना, तो जीवन काल के लिए है तो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शोन इन, लाइफ मेंबरशिप फी क्लब के द्वारा रिसीव हो रहा है उसको कहां दिखाया जाएगा, तो सर जैसा कि मैंने कहा कि लाइफ मेंबरशिप ही कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है और इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 53, फॉर एनपीओ ऑनरेरियम इज, ऑनरेरियम एनपीओ के लिए क्या माना जाता है, आंसर हो जाएगा एक्सपेंस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन अकाउंट है, पर्सनल रियल नॉमिनल या इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश को रिकॉर्ड करता है, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को, इसीलिए रियल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आ रहा है, इसलिए इन सब क्वेश्चन को फटाफट करते चले और जल्दी से अच्छे से करते चले। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। नाम से स्पष्ट है इनकम और एक्सपेंडिचर जो कि नॉमिनल अकाउंट में आता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा एनपीओ नहीं है, एनपीओ नहीं है, कॉलेज एनपीओ नहीं है, स्पोर्ट्स क्लब एनपीओ नहीं है, मारुति उद्योग एनपीओ नहीं है, हॉस्पिटल एनपीओ नहीं है, इनमें से कौन सा एनपीओ नहीं है, तो मारुति उद्योग एनपीओ नहीं है, बाकी तीनों के तीनों एनपीओ हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है किसके द्वारा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बिल्कुल नहीं, एनपीओ के द्वारा, जी हाँ, बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, आंसर नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट, साधारण तौर पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या इंडिकेट करता है, सरप्लस, कैपिटल फंड, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या इंडिकेट करता है, सर डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, कई बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलेंगे, सारे के सारे ऑप्शंस को जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरल इंडिकेट, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, साधारणतः इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट साधारणतः क्या इंडिकेट करता है, सरप्लस या डेफिसिट, आंसर यही हो जाएगा, आगे क्यों पढ़े। चलो अगला कहता है डोनेशन रिसीव बाय स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन इन, डोनेशन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए रिसीव हुआ है तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा। और एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इन एनपीओ, अगर एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से यानी एसेट माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रुक जाइए, जनरली ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर सकते हैं, कैपिटल होता है, बट एनपीओ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और एनपीओ में एसेट माइनस लायबिलिटी बराबर होता है कैपिटल फंड, जी हाँ, और कैपिटल फंड भी ऑप्शन में दिया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विशेष तौर पे अभी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दे दिया है, कैपिटल भी और कैपिटल फंड भी, इसलिए ध्यान से टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, क्वेश्चन नंबर 62, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, बताइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी है किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का समरी है, बैलेंस शीट का समरी है, कैश बुक का समरी है या इनमें से कोई नहीं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका समरी है, बताइए किसका समरी है, आंसर हो जाएगा कैश बुक का समरी है। क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ा ये न्यूमेरिकल दिया है, कर लीजिएगा, 64 भी न्यूमेरिकल दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 पे देखते हैं, लिखा है इन केस ऑफ स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन the expenses exceed the amount of the fund should be recorded on, बताइए कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और उसमें जो एक्सपेंसेज हैं वो अगर एक्सीड कर जाते हैं यानी बढ़ जाते हैं अमाउंट ऑफ फंड से, यानी जितने रुपए का फंड था, मान लीजिए 1 लाख, मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक फंड हम मेंटेन कर रहे थे, मान लीजिए मैच फंड 10,000 रुपये मैच फंड था और खर्चे 10,000 से ज़्यादा हो गए, तो जितना रुपया एक्सेस हुआ उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आंसर क्या हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66 हो जाएगा। देखिए 66 में लिखा है ऑल रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स आर ट्रीटेड एज,
सभी के सभी रिसिप्ट्स जो है कंज्यूमेबल आइटम्स के, उसको ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है? कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट किया जाता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। इनमें से क्या आंसर होगा? तो बताइए सर क्या होगा? तो सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उसके सेल करने से जो भी रिसिप्ट होता है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 आप लोग कर लेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 68 देखिए, 68 फिर यहाँ पर छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर लीजिए। बट ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इनकम 16,000 हुआ है ना, फिर भी न्यूमेरिकल है, आप लोग कर लीजिएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है जरा देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? टोटल मिला के 71 क्वेश्चंस दिया हुआ है, बस हम लोग खत्म कर रहे हैं। जल्दी से देखिए 69 में लिखा है बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज। बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस क्या शो करता है? तो आंसर हो जाएगा सरप्लस एंड डेफिसिट शो करता है, सरप्लस या तो डेफिसिट शो करता है। और क्वेश्चन नंबर 70 प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड। बताइए कि अगर डिसीज्ड पर्सन कोई मरा हुआ व्यक्ति है उसका प्रॉपर्टी रिसीव हो जाता है तो सर उसको क्या कहा जाएगा? आंसर हो जाएगा लीगेसी कहा जाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 71 लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, लीगेसी को क्या माना जाता है? लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसीव्ड, इनकम या नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा लायबिलिटी माना जाता है। क्यों सर? क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट होता है ना सर, कैपिटल रिसिप्ट होता है ना, इसीलिए 71 का आंसर हो जाएगा लाइबिलिटी। और भी क्वेश्चन दिया है क्या? नहीं सर नहीं दिया है, 71 तक ही दिया है। चलिए इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम लोगों ने एनपीओ का वन शॉट में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव खत्म किए। काफी बड़ा ऑब्जेक्टिव था, 71 नंबर्स में थे, यानी 71 था, और इन सबको हम लोगों ने एक बार में खत्म किया। तो ऐसे ही चैप्टर वाइज हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिविजन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का, थ्योरी का भी, है ना सर। तो इस तरीके से कंपनी का हो, पार्टनरशिप का हो, एनपीओ का हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, चाहे इकोनॉमिक्स और बीएसटी का भी क्यों ना हो, सारे के सारे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम की तैयारी, 12th बोर्ड की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके, आपका एग्जाम बेहतर जाए। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ औरों को भी मिल सके। तब तक के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।